एमपी इलेक्शंस गुलबर्गा शहर में हर एक कोने में बड़े ही ज़ोरों शोरों पर है। हर एक एरियाज़ में हर एक तरह से कैंपेन की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। इसी के भी चलते कई सारी तंजीमें, कई सारे लोग कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के भी चलते सुन्नतुल जमात की तंजीम की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था, जहां पर आरके साहब जो कि एमपी कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के गुलबर्गा से, उनको सपोर्ट करने का यहां से लोग मुतालबा कर रहे थे। इसके अलावा कई सारी तंजीमें इस प्रोग्राम में शामिल थे, जिसमें पंजाब आलमील के कई सारे लोग, कई सारे मेंबर्स इस इवेंट में मौजूद थे और साथ ही साथ उन लोगों ने भरोसा दिलाया कि हम आरके साहब को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को जिताने में आपकी मदद करेंगे। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने ये जो बड़ा महफिल यहाँ पर रखी है, ये 2024 के इलेक्शन के जमन में, तो आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, बस समझिए अपना वोट डालना। तमाम मेरी बहनें भी इधर बैठी हुई हैं, तो उन लोगों से भी उम्मीद करती हूँ आप लोग बाहर निकलेंगे और 7 तारीख को अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। हमको अपने संविधान को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है। हम हिंदुस्तान में हमारे लोगों ने, हम मुसलमानों ने अपना खून बहाया है और मोदी कहते हैं कि हम घुसपैठिए हैं, तो हम लोगों ने जितना खून बहाया किसी ने नहीं बहाया। आप लोगों को इस बार खाली अपने वोट की अहमियत को समझते हैं, वोट से देश को बचाना है। जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इतनी मेहनत करके, इतनी कोशिश करके पूरा हिंदुस्तान फिर के हमारे लिए जो कोशिश कर रहे हैं, हम उसको उसकी कदर करते हुए, हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। आप लोगों ने देखा लास्ट 2023 में जिस तरह से हमारे खिलाफ साजिशें की गई, उसके बावजूद भी आप लोग मुत्तहिद रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे जिताया। उसका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह आने अभी इस बात तो हमको पोलिंग बढ़ाना है, पोलिंग परसेंटेज जो हमारी है वो 80-85% तक होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करते हुए मुझे और 2 प्रोग्राम्स में जाना है। आप लोग नासिर हुसैन साहब को सुनने के लिए भी बेचैन होंगे, इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। अपना कहते हुए मैं अपनी जगह लेती हूँ। शुक्रिया। ये चुनाव जो होने वाला है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चुनाव है। ये चुनाव राधा कृष्णा जी का चुनाव नहीं है, ना ही उमेश यादव जी का है, ना ही ये चुनाव मोदी जी का है, ना ही खड़गे जी का है। ये चुनाव है हमारी भविष्य का, ये चुनाव है हमारे तरक्की का, ये चुनाव है सामाजिक न्याय का, और ये चुनाव है संविधान को बचाने का। संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे, संविधान बचेगा तो हमारा हक का हिस्सेदारी मिलेगी, संविधान बचेगा तो हमारी तरक्की होगी। आप सब लोग को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 10 महीने पहले जो भाजपा की हुकूमत थी, तब रोज हम टीवी में क्या देखते थे? हम सिर्फ ये देखते थे करके कर्नाटका में, पहले ये कभी नहीं था हमारे कर्नाटक में, ये सब यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता था, हमारे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता था। जब हम कोई ये आज तक तेज या एबीपी जो नॉर्थ इंडिया चैनल, हिंदी चैनल डालते थे, तब ये हमको देखने को मिलता था। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, ये जो जाके कोई हमारे लोगों को जाके इधर पीटना, इधर वापस चाकू से मारना, वो सब जो खबरें आती थी वो सिर्फ उधर से आती थी, इधर नहीं रहता था उतना। एक कर्नाटका में पहले भी भाजपा था, पर तब भी इतना ये हिंदू मुसलमान नहीं किए थे। बट जब से 10 साल में जब मोदी की सरकार आई, तब से ये ज्यादा हो गया थोड़ा। मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूं, उसी पर चल रहा है अभी। कर्नाटका में भी जब पिछली भाजपा की सरकार थी, तो रोज हमको टीवी में दिखता क्या था? हिजाब,
हलाल कट, झटका कट। अभी हमको तो माफ कीजिए सरकार, हमको तो ये पता नहीं था हलाल कट क्या है, झटका कट क्या है। मसाला डालने के बाद सब कुछ अच्छा ही लगता था। माफी चाहता हूँ, बट मुझे तो पता नहीं था। यानी कि कट तो पता था, हलाल का मतलब पता था, वो सब ठीक है, बट उस मुद्दे पे एक पूरे राज्य का बंटवारा करना, लोगों में बंटवारा करना, ये बड़ी बात है। सबसे ये और लोग भी उस एजेंडा, उस नैरेटिव पे गिरे। उनको यकीन हो गया कि ऐसा हो रहा है करके। बिरयानी तो सभी खाते हैं ना। जब रमजान के टाइम पे आता है तो आपके घर में अगर 10 केजी बिरयानी बन रहा है तो रमजान के टाइम में 20 केजी बनते हैं, क्योंकि बाकी के 10 केजी हिंदुओं के घर जाते हैं ना, हमारे घर को आते हैं, है कि नहीं? तो ये झटका कट, हलाल कट का न्यूज आता है। हिजाब का न्यूज, अरे कितने सालों से बच्चियां हमारे स्कूल जा रहे हैं। ये किसी को आइडिया आया कि ये हिजाब है, बुर्का है, पर्दा सब है? जब हमारे औरतें भी घर पे कोई आता है, घूंघट बोलते हैं ना उसको, हमारे घर में भी होता है। राजस्थानी में वो पल्लू बोलते हैं, पूरा पूरा ओढ़ते हैं। उसके यार इसमें कुछ नहीं है। एक औरत की इज्जत ही होती है, वो कौन से भी मजहब के रहने दो। पर ये हेडलाइन हो रहा है, उससे कितनी हमारी बच्चियां स्कूल छोड़े। 12,000 बच्चियां हमारे उस मंगलूर दक्षिण कन्नड़ा में स्कूल छोड़े। और वो स्कूल कोई नया स्कूल नहीं था, 100 साल पुराना स्कूल है, तब से चल रहा था। ये हेडलाइन था, हिजाब, ये हलाल। अजान तक भी अभी हो गया है, अजान से भी इतराज है हमको। कितने हजारों साल से अजान हो रहे हैं कि नहीं? अभी हमारे जब भाषण हो रहे करते हैं हम, हमारे गांव में जहाँ पे एक 10%, एक 8% मुसलमान लोग हैं, अजान हो रहा है तो हम लोग भाषण बंद करते हैं। भाषण बंद करके अजान तक रुकते हैं। सभी रोकते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। ये जब भाजपा सरकार आई, ये अजान, हलाल, झटका, इस सब के चक्कर में हम आवाम की तरक्की भूल गए, हम आवाम की शिक्षा भूल गए, हमारे युवाओं की नौकरी भूल गए, हमारी बच्चियों का शिक्षा तक भूल गए। भाजपा को आप समझ लीजिए ठीक से, भाजपा जो है वो सिर्फ एक पार्टी है, असली उसका जड़ क्या है? आरएसएस है। आरएसएस उसका जड़ है। बीजेपी को हम हैवान समझ रहे हैं, शैतान समझ रहे हैं। बीजेपी शैतान नहीं है, बीजेपी शैतान का परछाई है। हम परछाई से लड़ रहे हैं, शैतान तो आरएसएस है। हमको लड़ना है तो आरएसएस से लड़ना है। मैं ये मुद्दा सिर्फ यहाँ पे नहीं उठाता हूँ, असेंबली में भी बोला हूं मैं। असेंबली में कोई भी आप जाके यूट्यूब पे मेरा भाषण सुनिए, 1 घंटा 20 मिनट बात किया मैंने आरएसएस के बारे में। आरएसएस को, ये जो हमारा भाईचारा है ना, उससे एलर्जी है उनको। हिंदू मुसलमान भाईचारे से अलग एलर्जी है उनको। उनके वो चतुर्वर्णा में ना आप आते हैं ना हम आते हैं। पहला शिकार आपका, दूसरा शिकार मेरा होगा। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूं, हमारे जमीर भाई बोलते हैं मुझको जय भीम बोलते हैं, मैं जय मीम बोलता हूं। क्योंकि हमारे इसमें कोई बैर नहीं है। इकबाल साहब ने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता हमको प्यार करना, करेक्ट? हम यही समझ पे आ रहे हैं। इसीलिए ये जो भाजपा की सोच है वो आरएसएस का है, भाजपा का खुद का सोच नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं, ये जो मोदी जी का
चुनाव प्रचार है, आप बहुत ध्यान से देखें, वो सिर्फ आपको भड़काने के लिए भाषण करते हैं। और 1 महीना हमारे लोग भड़कना नहीं चाहिए। एक कान से सुनो, दूसरा छोड़ो। खरगे साहब अभी दिल्ली में हैं, हम कर्नाटका में हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हो तो आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर संविधान के तहत आपका राइट्स है तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। कौन सा भी सरकार हो, उनका कर्तव्य है। प्रधानमंत्री की भाषण सुनिए। पहले फेज में जब ये तमिलनाडु, केरला सब इलेक्शन जा रहा था, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन, उनका भाषण कैसा था? 19 से पहले, 20 से पहले उनका भाषण ऐसा था मनियार साहब कि वो मुसलमानों का मसीहा है। देखिए, कौन सा भी भाषण देखिए, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह जाके क्या बोलो प्रधानमंत्री ने कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूं, मैं मुसलमान के औरतों को मैंने आजादी दिलाई ट्रिपल तलाक से। कश्मीर में संविधान नहीं था, आर्टिकल 371 मोदी लेकर आया, संविधान तब आया जम्मू और कश्मीर में। जाके हमारे सऊदी क्राउन प्रिंस जो उनके महाराजा राजा है उधर जी, सलमान सल्तनत है ना, उनके सऊदी सल्तनत के यहाँ जाके मैंने आपका हज का कोटा बढ़ा दिया करके बोला कि नहीं? बोले कि नहीं? बोले। आपका मसीहा था। जब फेज 1 पोलिंग के होने के बाद जब उनको पता चला कि उनकी कुर्सी डगमगा रही है, उनकी कुर्सी कायम नहीं रहने वाली है, 20 तारीख को नागपुर जाते हैं। नागपुर में किससे मिलते हैं? उनके बाप दादा से, केशव कृपा आरएसएस वालों से मिलते हैं और बोलते हैं कि देख भाई, तू जो बात कर रहा है पब्लिक को जम नहीं रहा है, तू वापस हमारे एजेंडा पे आ जा, वरना तेरी कुर्सी कायम नहीं रहेगी। तो 20 तारीख को जाते हैं प्रधानमंत्री जी, 21 तारीख को छत्तीसगढ़ में भाषण करते हैं। 21 तारीख को भाषण क्या करते हैं? 21 तारीख को पहले भाषण करते हैं कि पहले तो राम के नाम पे भाषण करते हैं, जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। ये 10 साल में मोदी की गारंटी काम किया हो तो अभी भी राम का नाम क्यों जपना? भाई काम से मतलब हो, राम से क्यों कर रहे हो? खरगे साहब कभी भगवान का नाम लेके वोट मांगे हैं कि काम करके वोट मांगे हैं? आपको कलबुर्गी एयरपोर्ट दिखा के वोट मांगे हैं, ये रोड दिखा के वोट मांगे हैं, ईएसआईसी हॉस्पिटल दिखा के वोट मांगे हैं, आर्टिकल 371 दे के वोट मांगे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे के वोट मांगे हैं, जयदेवा हॉस्पिटल दे के आपको वोट मांगे हैं। भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगे भाई हम कभी भी। राम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे हमने मांगा है। राम सबके मन में बसा है, बट आपका क्या है? राम नाम जपना, पराया माल अपना। आपका काम क्या है? मुंह में राम का नाम, बगल में चूर। इतना मिसयूज करते हैं भगवान का नाम आप। तो ये 21 तारीख को क्या बोले कि 21-22 तारीख को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक तरफ राम के नाम पे वोट मांगे, जो कानूनी तौर पे गलत है, फिर इधर राजस्थान में आके हनुमान के नाम पे वोट मांगे, वो भी गलत है। और क्या वो, और उधर जाके पूरा हमारे कर्नाटका का इज्जत का फलूदा कर दिया। जाके क्या बोले उधर कर्नाटका में हिंदू मुसलमानों का भाईचारा नहीं है। उधर कहीं तो चिकपेट या कौन सा तो नगरत पेट में, बेंगलोर साउथ में हमारे हिंदू भाई हनुमान चालीसा ये क्या वॉल्यूम थोड़ा जोर से बजा रहे थे, तो इसलिए जाके कोई मुसलमान लोगों ने उसको पीट दिया। हालांकि
भाजपा का एमएलए है उधर, और भाजपा का एमएलए खुद बोल रहा है, वो म्यूजिक बज रहा था, ना ही तो हनुमान चालीसा था ना ही कोई और भजन था, वो खुद बोल रहा है इसको बड़ा मत करो करके, पर वो बच्चा है तेजस्वी सूर्या करके, सिर्फ नाम का सूर्य है, बाकी सब अमावस का काम करता है, ना ही उसमें कुछ तेजस है ना ही कुछ काम करता है, सिर्फ ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा। फिर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज किया, एफआईआर दर्ज में हनुमान चालीसा है ही नहीं, जाके पूरे कर्नाटक का इज्जत का फलूदा उधार किया। फिर बोलते हैं कि कांग्रेस वालों ने एससी एसटी का रिजर्वेशन लेके मुसलमानों को दे दिया। ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, विश्व गुरु बोल रहे हैं, 56 इंच का छाती रख के बोल रहे हैं कि भाई एससी एसटी का रिजर्वेशन लेके मुसलमानों को दे दिया। ओबीसी में है, मुसलमान लोग ओबीसी में हैं, बहुत घोर अन्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ। फॉर योर इंफॉर्मेशन, गुजरात में 70 सबकास्ट ऑफ मुस्लिम्स आर इन ओबीसी। गुजरात में 60 सबकास्ट मुसलमानों का ओबीसी में है सर, ओबीसी में। मोदी गुजरात में किया तो मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस कर्नाटका में किया तो गलत। कैसा है वो? यो हमारा नहीं, अभी आप जाके इतिहास देख लीजिए। और इतना जो बोल रहे हैं, आपका रिजर्वेशन लेके 2A को दे दिया, लिंगायत समाज को दे दिया। हालांकि हमारे लिंगायत समाज के जो बंधु लोग हैं वो बसव तत्व में यकीन करते हैं, बसव फिलॉसफी में। बसव फिलॉसफी में दासोहा करके एक टर्म है, कायका और दासोहा। कायका यानी कि प्रोडक्टिविटी, वर्क, काम। दासोहा इज डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जो आप कमाते हैं सबको जाना है, आपका सिर्फ अकेला नहीं है। सब जो समाज में है सबको बराबरी का हिस्सा देना है करके। तो जो हमारे लिंगायत बंधु थे उन्होंने क्या बोला कि हमारे बसवण्णा ने बोला है कि किसी का छीन के तुम जीवन नहीं कर सकते, आप उनको जो उनका है उनका दीजिए, हमको नया दीजिए। बट भाजपा सरकार ने क्या किया, उनको दे दिया। क्या हुआ उसके बाद? बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान अभी भी जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको स्टे दिया। क्या हुआ भाई? फिर कैसा खेल खेलते हैं देखिए। और ये खेल खिलवाता कौन है? आरएसएस। वो कठपुतली कौन है? मोदी, बीजेपी, भाजपा है। ये समझना चाहिए। अगर ये कितने रिजर्वेशन के खिलाफ है, ये मुसलमान के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, ये बेचारे बीमार है पहले से। ये भाजपा और आरएसएस पहले से बीमार है, पैदाइशी बीमार है ये लोग। ये रिजर्वेशन के खिलाफ है, क्योंकि रिजर्वेशन दिए तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है ना। 50% जो कैप है रिजर्वेशन के लिए, एससी आते, एसटी आते, बैकवर्ड आते, ओबीसी आते, एमबीसी आते, 3A 2A कौन है? जो अपर कम्युनिटी के इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी आते हैं। 2A 3A 3B क्या है? ब्राह्मण्स भी आते हैं, लिंगायत भी आते हैं, वकलीगा भी आते हैं, सब लोग आते हैं रिजर्वेशन में, सिर्फ मुसलमानों को नहीं है। तो भाजपा को सिर्फ दलित और मुस्लिम का रिजर्वेशन दिखता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बहुत से केसेस है, तमिलनाडु का केसेस है, हैदराबाद का केस है, वो सब नहीं देखते, सिर्फ हमारी भाईचारे को तोड़ने के लिए ये करता है। और वो नया एक और बोल दिया, कांग्रेस की मैनिफेस्टो देख लीजिए आप। कांग्रेस की मैनिफेस्टो में क्या लिखा है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। मोदी होके, भाजपा होके किसी की जरूरत हो सकती है मंगलसूत्र छीनने की? 60-70 साल में काम नहीं हुआ, किसकी जमीन लिए क्या? अरे तुम हो, आप हो बीजेपी भाजपा वाले जो गरीबों को जमीन, गरीबों का जमीन अदानी को और अंबानी को बेच रहे हो।
तुम हो कि मंगलसूत्र आप छीन रहे हो। अभी तक पुलवामा में क्या हुआ पता नहीं चला हमारे बेवा को। जो न हमारे योद्धा थे उनके घर वालों को अभी तक पता नहीं कैसे मरे वो। कोरोना में लाखों के मंगलसूत्र छीने तुम, डिमोनिटाइजेशन में मंगलसूत्र छीने तुम, कोरोना के टाइम पे मंगलसूत्र छीने तुम। जो हमारे किसान हैं, जब दिल्ली में संघर्ष चल रहा था तब गोलीबार करके किसका मंगलसूत्र छीने भाई आप लोग। और कांग्रेस बोलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले आप ये हिंदुओं का जमीन एक्सरे से ये देख के सब बांट देंगे, हिंदुओं में बांट देंगे, मुसलमानों का बांट देंगे। हाँ, हिंदू में नहीं, सॉरी, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, इसलिए मुसलमानों में बांट देंगे। अरे कैसे बांट सकते हैं भाई? संविधान है, राइट्स है, ड्यूटीज है सिटीजन्स के, इस सबको संभाल के लेकर 75 ईयर्स होगा संविधान को, कभी कभी हुआ है ऐसा। और क्या बोलते हैं, आतंकवादियों को दे देंगे, बच्चे जिसके ज्यादा होते हैं उसको दे देंगे। अरे ये भी समझ में नहीं आया मुझे, बच्चे सिर्फ आपके ज्यादा है क्या? बाबा साहेब अम्बेडकर के 14 लोग थे भाई बहन, 14। सुभाष चंद्र बोस के 14 थे। हमारे भारत रत्न और राष्ट्रपति वीवी गिरी उनके 14 थे। अटल बिहारी वाजपेयी के 7 भाई बहन थे। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जो अभी उनका नया प्यार हुआ ना बिहार में, अभी तो मंगनी हुई, शादी बाकी है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का 5 है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 4 है। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के 7 है। खरगे साहब के 5 है भाई, हम 5 लोग हैं। हाँ, हमको बांटेंगे कि उसको बांटेंगे? इनके देखने का नजरिया देखिए, उनका भाषण देखिए। ये कोई प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है कि आरएसएस प्रचारक बात कर रहा है सड़क में? शोभा देते हैं उनको। इसीलिए प्रियंका गांधी जी ने बहुत खूब बोला था उनको कि इंदिरा, हमारी पार्टी जो है जेवर चुराने वाली पार्टी नहीं, जेवर देने वाली पार्टी है। जब सन 1960 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ तो नेहरू जी ने एक नारा लगाया था कि हमारी आर्मी को आपकी जरूरत है, आप कुछ भी मदद कर सकते हो तो हमारी आर्मी को मदद कीजिए, पैसे की मदद कीजिए। तब इंदिरा गांधी जी ने अपने सारे जेवरात इंडियन आर्मी को दे दिए। और आप भाजपा वाले कोरोना के ट्रीटमेंट में हमारे औरतों का जेवर बेच डाले। पैकेज डील था, आपको याद है कोरोना के टाइम पे 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख कहां से लेकर आते? जमीन भी गए, जेवर भी गए। तो इसलिए प्रियंका जी ने ऐसा बोला था और बोला कि सोनिया गांधी जी का भी मंगलसूत्र कुर्बान हुआ है देश के लिए। कौन मरा है भाई भाजपा और आरएसएस में, बोले? इसीलिए ये भाजपा और आरएसएस जो है इनका ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और 1 महीना उनका काम है कि हमको भड़काना, सिर्फ आपको नहीं मुझको भी। उनका स्पीच ये चंद आप एक जहन में रख लीजिए, आपके दिमाग में रख लीजिए। उनका स्पीच जो भी करते हैं, जो भी भाजपा वाले करते हैं, वो अनुराग ठाकुर जैसा चेला हो या मोदी जैसा लीडर हो, गुरु हो, तो चोर गुरु चंडाल शीश ऐसे ही सब लोग। उनके भाषण में राम मंदिर कंपलसरी आएगा, हनुमान चालीसा कंपलसरी आएगा, सनातन धर्म खतरे में है कंपलसरी आएगा, पाकिस्तान तो उनका फेवरेट है, मुसलमान उनका फेवरेट है, घुसपैठिया फेवरेट है, मंगलसूत्र अभी नया वाला चालू किया है, मटन उनका फेवरेट है। मुगल को नहीं छोड़ते भाई, मुगल के
कोई अभी रिश्तेदार बचे ना बचे, इनको गड़े मुर्दे उखाड़ के मुगल 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 बोल के अभी भी है। राहुल गांधी, खड़गे साहब, ये जो पूरा मैंने बोला है, ये शब्द निकाल लीजिए उनके भाषण में, भाषण करने को नहीं होता उनको, भाषण ही नहीं होता उनको। इसीलिए हमेशा आप उनको वो जो भी बोलते हैं, आप उनको थोड़ा नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि हम हैं देखने के लिए। आपको भड़काएंगे वो, भड़के मत, हम हैं आपके। जो भी आपके राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी पार्टी और खुद में हूं। एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा, जब से हमारे कर्नाटका में हमारी हुकूमत आई, आप थोड़ा बहुत चैन की सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे कि हाथ उठा के बोले, ले रहे कि नहीं ले रहे? क्यों ले रहे हैं आप वही काम कर रहे हैं जो पहले भी करते थे, कानूनी काम ही कर रहे थे। बट अभी संविधान लागू हो रहा है, पहले संविधान का नहीं था, मनुस्मृति का था जब कर रहा ये भाजपा था। अभी संविधान लागू हो रहा है, अभी कानून लागू हो रहा है। इसलिए आपको देखने को मिलता है कभी कभी हमारे इधर तो 2-3 हमारे दोस्त है जेवर्गी में, जो पहन के आते हैं ये सब। पहले तो बहुत उड़ते थे, बहुत हिंदू मुस्लिम करते थे, बहुत हमारे हिंदू मुस्लिम को भाई, हमारे हिंदू में भी डिवाइड करते हैं सब आजकल। लिंगायत वर्सेस दलित, कुर्बा वर्सेस कबलिगा, बंजारा वर्सेस लिंगायत। अभी आप लोगों को छोड़ दिए, हम लोगों को पकड़ लिया। तो इसलिए हमेशा से ऐसा करता है। इस चुनाव में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, जितना हो सके बाहर से जो भी हमारे भाई बहन हैं, सब लोगों को आप बुला के ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराइए। हालांकि सब लोग आपको यही बता रहे, तो इसलिए मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा। पर आपका हर एक वोट जो है राधा कृष्णा जी के लिए, सिर्फ राधा कृष्णा जी के लिए नहीं है, और आपका हर एक वोट कलबुर्गी की तरक्की के लिए है, हर एक वोट संविधान के लिए है, हर एक वोट हमारे किसान के लिए है, हर एक वोट हमारे युवाओं के लिए है, हर एक वोट हमारी स्त्री शक्ति के लिए है, हर एक वोट आवाम की शांति और सुख के लिए है। तो इसीलिए ये चुनाव, जैसा मैंने बोला है, ये राधा कृष्णा की जी का चुनाव नहीं है। हिसाब मांगे, हिसाब देने को हम तैयार है। वो उमेश यादव हमेशा रोता रहता है, वो भाजपा वाले हिसाब मांग रहे हैं, हम थोड़े हिसाब मांग रहे हैं। आजकल वो गो बैक ज्यादा चल रहा है हर जगह। क्या जी? अरे उस उम्र में होता भाई, छोड़ो उसको। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बोले अरे क्या छोड़िए, वो सब अलग अलग बात है, जो भी है। आप लोग हमारी ताकत है, हम आपकी ताकत, हमारी ताकत पर लड़ेंगे। आजकल नया फैशन चालू हो गए भाजपा के लीडर्स और सपोर्टर्स में, उमेश यादव, गो बैक उमेश यादव ट्रेंड कर रहे हर जगह। हमारे चितापुर में आए थे तो हमारे भाजपा के लोग पूछे, उमेश यादव क्या किया भाई तू 5 साल? गो बैक उमेश यादव। अफजलपुर गो बैक उमेश यादव, कलबुर्गी दक्षिण गो बैक उमेश यादव, अफजलपुर गो बैक उमेश यादव। हम नहीं कर रहे हैं, भाजपा वाले ही कर रहे हैं। वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि हिसाब दो भाई, क्या क्या किया तुमने 5 साल में। जब उनसे उसे हिसाब पूछा जाता है तो हम पर उंगली करके बोलते हैं कि हमको उंगली दिखाकर बोलते हैं कि उनका हिसाब क्या है। अरे हमारा हिसाब है, ये जो रोड बनाया, आउटर रिंग रोड बनाया कांग्रेस पार्टी ने, ESIC कांग्रेस पार्टी ने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस पार्टी, हाई कोर्ट कांग्रेस पार्टी, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, कमिश्नर ऑफिस, सिटी कमिश्नर ऑफिस कांग्रेस पार्टी, हमारे कलबुर्गी मेडिकल कॉलेज कांग्रेस पार्टी, जयदेवा कांग्रेस पार्टी, किदवाई कांग्रेस पार्टी, ट्रॉमा सेंटर कांग्रेस पार्टी, मदर एंड चाइल्ड सेंटर कांग्रेस पार्टी, अपर कृष्णा प्रोजेक्ट, लोअर मुल्लामारी प्रोजेक्ट, बेंडेतोरा प्रोजेक्ट, सन्नती लिफ्ट इरिगेशन कांग्रेस पार्टी, हमारे कलबुर्गी एयरपोर्ट, हमारे सोशल वेलफेयर हॉस्टल, मुरारजी देसाई, हमारे
माइनॉरिटी हॉस्टल्स, नेशनल हाईवे, सब लोग, सब चीजें हमने तो किया। उमेश यादव ने क्या किया? अगर मीडिया वाले थोड़ा बहुत फोर्स करेंगे, अरे हमने वंदे भारत ट्रेन चालू किया। अरे वंदे भारत ट्रेन गरीबों के लिए नहीं है भाई। एक टिकट 3,000 रुपए। कितने लोग गए भाई? थोड़ा हाथ उठाओ, मैं भी देखता हूँ कौन कौन गए। 1-2 लोग गए, अमीर लोग, 2-3 लोग गए बस। इधर 1,000 लोग हैं, 3-4 लोग गए। अच्छा चलो 300 पकड़ो। कितने लोग के एक्सप्रेस में आ गए? बोले उद्यान एक्सप्रेस, यशवंतपुर सोलापुर एक्सप्रेस, सब लोग गए ना, क्योंकि वो आपकी ट्रेन है, वो गरीबों की ट्रेन है, वो हमारे लेबर लोग की ट्रेन है, वो जो कॉमन मैन है, आम आदमी, उनका ट्रेन है। जो भी बोलते हैं अरे वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन। खुद उमेश यादव भी 2 बार गया है उसमें। वो 2 बार जाके वो इंस्टाग्राम में ऐसा लगाया कि ईएसआईसी हॉस्पिटल बनाया उसने। अरे मियाँ, जिस पटरी पे तुम्हारा वंदे भारत चलता है ना, वो पटरी बनाया खड़गे साहब। जिस स्टेशन पे तुम्हारा वंदे भारत रुकता है ना, वो स्टेशन बनाया खड़गे साहब। और जिस स्टेशन पे मोदी चाय बेचते थे, वो स्टेशन बनाया कांग्रेस पार्टी। अजीब इंसान है भाई, अजीब इंसान है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अरे वो सब तो छोड़ो, तुमको नहीं दिखता। एटलीस्ट तुम्हारा पर्सनल लाइफ में तो कुछ दिखता होगा ना। आईना तो रोज देखते हो गया। उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी है। कहां से पढ़ी है? बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, कंस्ट्रक्टेड बाय कांग्रेस पार्टी। आफ्टर ग्रेजुएशन ये डॉक्टरी पढ़े गवर्नमेंट सर्विस में। किसका सरकार था? कांग्रेस पार्टी। काम क्या किया डॉक्टरी का? ईएसआईसी किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी। फिर उनको थोड़ा बहुत जन सेवा करना था, लोक सेवा करना था। तब क्या हुआ? उन्होंने बोले अरे भाई तंग आ गया मैं इस काम से, लोक सेवा करता हूँ, जन सेवा करता हूँ, इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। तब टिकट कौन दिया भाई तुमको? कांग्रेस पार्टी। एमएलए किससे बनाया? कांग्रेस पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट चुनाव आए, नेक्स्ट टाइम किसने टिकट दिया तुमको? कांग्रेस पार्टी। उसके बाद जब दूसरी बार एमएलए बने तो चेयरमैन भी बनाया तुमको, कांग्रेस पार्टी बनाया। फिर उसको कुछ लगता है भाजपा वालों ने कोई तगड़ा अमाउंट दिया। सडनली जिस आदमी का पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी ने संवारा, तुमको शिक्षा दिया कांग्रेस पार्टी, तुम्हारा जीवनोपाय यानी कि जहां से तुम तनख्वाह ले रहे थे, तुम्हारा घर चल रहा था, उसका पगार दिया कांग्रेस पार्टी। जब तुम लोगों के बीच जाना चाहते थे, आवाम में इज्जत कमाना चाहते थे, तब भी इज्जत दिया तुमको कांग्रेस पार्टी ने। और अभी बोल रहे कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? ये एटलीस्ट पब्लिक में जो भी झूठ बोलो, आईना तो रोज देखते हो ना। मेरी माँ हमेशा बोलती है कि अगर किसी से डरो ना डरो, खुद की परछाई से डरना चाहिए, कि परछाई को सब कुछ पता रहता है कि तुम क्या करते हो। हाँ, हमारी अम्मा हमेशा बोलती रहती है। ये नेक्स्ट टाइम उमेश यादव को भी बोलता हूँ, उसको तो सच बोलो, परछाई। तो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ यही गुजारिश करने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि जो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव आपका चुनाव है। मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। कभी आवाम से भी करना चाहिए ना। आवाम से चर्चा किया तो पता चलता है कि क्या होना क्या नहीं होना। और वो चर्चा हमेशा से कांग्रेस पार्टी करके आई है आपसे। कभी भी बोलिए, कभी उनसे भी बोलिए, प्रेस से ओपनली चर्चा किए। 10 साल हो गए, एक भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? डेमोक्रेसी पे चर्चा करेंगे, संविधान पे चर्चा करेंगे, ये हमारे आर्थिक विषय पे चर्चा कर सकते हैं, बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे, हिंदुस्तान की तरक्की पे चर्चा करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास 10 साल दिखाने को कुछ नहीं है।
इसीलिए क्या करते हैं कि हमेशा ये हिंदू मुसलमान झटका कट हलाल कट हिजाब हजान यही लेकर आते हैं। तो इस चुनाव में भी वही करेंगे, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश किया जाएगा। 110 गांव से और ये जो भी हमारे नहीं है, जो 110 हो या एक मैसेज तो एक ही है, संविधान बचाओ। नहीं, जो भी है गांव से आए करके बोल रहे थे सब लोग, 110 गांव से हमारी माताएं और बहनें भी है। मेरा एक ही गुजारिश है सबसे, इस चुनाव हमारी आवाज को दबाई जाएगी। हर जगह कोशिश यही रहेगी कि हमारी भाईचारे को तोड़ा जाए। मैं हाथ जोड़ से आपसे विनती करता हूं कि उनकी बातों में ना आए, उनकी बातों में ना उलझे। जो भी प्रॉब्लम है काम का आप हमें बताइए। ये आपकी सरकार है, ये संविधान की सरकार है। जो भी आपको बताना है, करना है, हम आपके साथ खड़े हैं। ये सरकार जो है ये आवाम की सरकार है, किसी एक मजहब का सरकार नहीं है। ये संविधान में सबको बराबरी का मौका है, सबको बराबरी का हिस्सा है। तो उसी तहत हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। हमें ऑलरेडी हमारे माताओं को सब 5 गारंटी का पता तो है, सब लोगों को गारंटी मिल रहा है। हाथ उठाइए, हाँ कि ना मिल रहा है। 5 गारंटी जो हमारी सरकार की है, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, युवा निधि, अन्ना भाग्य, ये सब जो गारंटियां है सब लोगों को मिल रहा है। आर्थिक समानता जो हम बोलते हैं, सम्मान जो हम देते हैं हमारे महिलाओं को, उससे हो रहा है। इसीलिए बीजेपी ये 5 गारंटी बंद करना चाह रहे हैं, सब ये बंद करना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे आपके घर की तरक्की हो रही है, आपकी घर का फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव हो रहा है। 2000 से कोई सोना नहीं खरीद रहा है, ना रेशम की साड़ी खरीद रहे हैं, अपने बच्चों के फीस दे रहे हैं, अपने बच्चों का पौष्टिक आहार दे रहे हैं, अपने जो लोन लिए थे वो लोन चुकता कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक इक्वालिटी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये बीजेपी आरएसएस के ये तत्व सिद्धांत में नहीं है। इसीलिए वो हमको हराना चाह रहे हैं। मैं एक ही बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूं। 7 तारीख को आप सब लोग, हमको लगता है कि आप हमारे साथ हैं, उनको ऑलरेडी टेकन फॉर ग्रांटेड हो रहा है। अरे मुसलमान है, दलित है, बैकवर्ड है, कहा जाएंगे? वो तो कांग्रेस को ही आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक हम जाके अप्रोच नहीं होंगे तो कोई नहीं आएगा। आप ही सोचिए, रोज आप घर में खाना खाते, बच्चों को 10 बार बुलाना पड़ता है टेबल पे, अरे आओ भाई खाना खाओ करके। और वोट तो बड़ी जिम्मेदारी है। कईयों को लगता है कि भाई इस झंझट में ही नहीं पड़ना। अगर आपको लगता है कि आप वोट ना करने से आपका फायदा है, नहीं, आपका वोट ना करने से सबसे बड़ी नुकसान है आपको। इसीलिए मैं एक ही बोलता हूं कि हर जो खेड़े से आए हैं, जो बाहर गांव हमारे भाई लोग काम के लिए गए हैं, उनका लिस्ट बना के सबको वापस बुला लीजिए, क्योंकि ये जो हमारी लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, हमारी भविष्य की लड़ाई है। हमको इधर शांति और एक हमारे जो समाज में जो शांति और अमन का वातावरण चाहिए, उसको बचाना है। तो इसलिए मेरी एक ही गुजारिश है, 7 तारीख को आप सब लोग एकजुट होके राधा कृष्णा जी को आप सपोर्ट करके एक बार और हमको मौका देके कलबुर्गी को फिर से तरक्की के राह पे ले चलेंगे करके बोलते हुए मैं अपनी 2 बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। टीवी चैनल्स में न्यूज देखते हैं और आप तमाम लोग सोशल मीडिया, स्पेशली व्हाट्सएप में जो फॉरवर्ड्स आते हैं, वो तमाम बहुत इंटरेस्ट लेके वो सब देखते हैं, लीडरों के इंटरव्यूज देखते हैं। तो आप लोगों को हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, मौजूदा हालात क्या है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, कैसे नाजुक दौर से हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। आज पूरा हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ नरेंद्र मोदी
भारतीय जनता पार्टी और उनका एनडीए का गठबंधन है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के रहनुमाई में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन दूसरी तरफ है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश को बनाए हैं, देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं, देश में जमहूरियत एस्टेब्लिश किए हैं और देश में हर तरीके के हुकूक देने के साथ साथ उनको प्रोटेक्शन 75 साल से देते हुए आए हैं। और दूसरी तरफ वो गठबंधन है जो हमारा आइन छीनना चाहता है, हमारे हुकूक छीनना चाहता है, हिंदुस्तान के समाज में हिंदू मुसलमान करके, ऊंच नीच जात करके, डिवाइड करके हम लोगों के ऊपर रूल करना चाहता है। तो हम लोगों को तय करना है किस तरफ खड़ा हूं। तो मुझे पता है कि आप तमाम लोग आज पूरे हिंदुस्तान में, खासकर हमारे मिल्लत के लोग, हमारे कौम के लोग पूरे हिंदुस्तान में एक तरफ इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज हम लोगों को दिमाग में रखना है, वोट तो हर इलेक्शन में हम देते ही हैं, हर इलेक्शन में किसी ना किसी को जिताते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो चहेता नुमाइंदा है उसको हम वोट देके जिताएं। लेकिन इस बार जब हम वोट देने जाएं, यानी तो 7 तारीख के आने के पहले हम लोगों को इस बारे में सोचना है कि इस बार वोट किसी को जिताने के लिए नहीं देना है, वोट किसी को एमपी बनाने के लिए नहीं देना है, वोट किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए या मंत्री बनाने के लिए नहीं देना। इस बार वोट किसी सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब बन रहा था उनके तमाम प्रिलिमिनरी जो मीटिंग्स चल रहे थे वो तमाम मीटिंग्स में मौजूद था। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव बात कर रहे थे, ममता बनर्जी बात कर रही थी, स्टालिन साहब बात कर रहे थे, हमारे अखिलेश यादव जी जो बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव बात कर रहे थे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, ये तमाम जो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े लीडर जो अपनी अपनी बात रख रहे थे, उनके सारी बातचीत में, उनके तकरीरों में, उनके स्टेटमेंटों में इस बात का एहसास था कि इस बार हम चुनाव किसी सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, इस बार चुनाव हम लड़ रहे हैं तो देश की जमहूरियत बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये वोट इस बार आपका वोट हिंदुस्तान को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए वोट होगा। आप लोग पूछेंगे भाई अगर भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा 2 टाइम तो जीत चुकी है, अब तीसरी बार अगर मोदी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या आप लोगों ने देखा है क्या हिंदुस्तान में हुआ? मोदी जी 2014 में क्या इस देश के लोगों को वादा किए थे, किस तरह के वायदे उन्होंने किए थे, 2019 में उन्होंने किस तरह के वायदे किए थे, क्या इस देश के साथ किया, आप तमाम लोगों को पता है। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव के पहले 2 इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स को जेल में रख के चुनाव करवाया जा रहा है। क्यों भाई? सीबीआई, ईडी, आईटी, आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, इतने लोग यहाँ पे स्टेज पे बैठे हैं, कल किसके घर पे ईडी आ जाएगी, किसके घर पे इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी, कहां सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, किसी को पता नहीं। पहली बार हिंदुस्तान की जमहूरियत में, 75 साल की जमहूरियत में ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन के तमाम लीडरों के घरों पे छापे, और जिनके घर पे छापे पड़ता है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बोलते रहती है, अगर वो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो सारे उसके समन्स वापस लिए जाते हैं, उसको क्लीन चिट दिया जाता है। एक डर का माहौल हमारे देश में क्रिएट किया गया है। आप फलाने मजहब से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप फलाने कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके खिलाफ जो है आपके खिलाफ लगातार एजेंसीज लगे रहते हैं। आपको ना बोलने की आजादी, ना आपको आपके मनपसंद खाना खाने की आजादी, आपको कपड़े पहनने की आजादी, आपको चेहरा छोड़ने की आजादी, आपको टोपी पहनने की आजादी, आपको अपने बच्चियों को जिसको आप चाहते हैं उनके घर पे रिश्ता करके शादी करके देने की आजादी, आपको हर तरीके की जो आजादी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसे आपको महरूम रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप ना बोल सकते हैं, ना कहीं किसी न्यूज़पेपर में आप कुछ लिख सकते हैं, ना आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ना मौजूदा सरकार को आप सवाल कर सकते हैं। अगर जमहूरियत में हम अगर सवाल नहीं खड़ा करें, अगर मौजूदा एमएलए एमपी सरकार को अगर हम उसके खिलाफ टिप्पणियां नहीं करें, उसका क्रिटिसाइज नहीं करें, तो जमहूरियत नहीं कहलाई जाती। आज नरेंद्र मोदी जी लगातार घूम घूम के कह रहे हैं कि हमें 400 सीट चाहिए। भाई आपको अगर सत्ता में दोबारा आना है, तीसरी बार अगर आपको सत्ता हासिल करना है केंद्र में, तो आपको 272 सीट चाहिए आपको।
272 सीट चाहिए आपको, लेकिन आपको 400 की मांग क्यों कर रहे हैं? 400 सीट क्यों पूछ रहे हैं बार बार? 400 पार, 400 पार क्यों ये ऐलान करते जा रहे हैं? क्यों आप स्लोगन लगा रहे हैं कि इस बार 400 पार चाहिए? क्योंकि उनको पता है जो हमारे आजादी के आंदोलन के टाइम के जितने नेता थे हमारे, जितने हमारे रहनुमा थे, वो लोग सब मिल के बैठ के जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जो एक संविधान बनाए, उस संविधान को अगर बदलना है, उस संविधान को अगर बदलना है तो 407 सीट चाहिए। वो अब तक इतनी बड़ी मेजोरिटी मिलने के बावजूद भी, मैं पार्लियामेंट में हूं, वो एक एक बिल लेके आके थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजों में कामयाब भी हुए हैं, लेकिन पूरा हमारा आयन, पूरा हमारा संविधान बदलने में वो कामयाब नहीं हुए। उसके लिए 407 सीट चाहिए उनको, इसीलिए एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। क्या बदलना चाहते हैं संविधान में? रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, यूसीसी लेके आना चाहते हैं, माइनॉरिटीज की अक़लियतों के जो हुकूक है उसको खत्म करना चाहते हैं, वोटिंग राइट्स खत्म करना चाहते हैं। ओपनली आप व्हाट्सएप मैसेजेस देखो, उसमें लिखा जाता है कि मुसलमानों को, अक़लियतों को वोटिंग राइट्स क्यों देना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी थी, ये जवाहरलाल नेहरू थे, उनके साथ के वो जमाने के तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडरान थे जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोई भी मजहब में पैदा हो, किसी भी जात में पैदा हो, वो पैसे वाला हो या नहीं हो, वो अमीर हो या गरीब हो, उसके पास जमीन है या नहीं है, लेकिन उसको बराबरी का हक मिलेगा, सबको एक ही वोट रहेगा, उस वोट की वैल्यू भी एक ही रहेगी। ये कांग्रेस की देन थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का देन था। अब उनको पता है हम जो है उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, उनको पता है वो कितना भी हमारे पक्ष में बात करें, हम उनको वोट देने वाले नहीं है। तो इसीलिए वोटिंग राइट ही इनका छीन लो, इनका खत्म कर दो वोटिंग राइट। जब इनका वोटिंग राइट खत्म कर देंगे तो उनके खिलाफ वोट करने वाला कोई रहेगा नहीं। तो ये उनकी साजिश है, ये उनकी कॉन्स्पिरेसी है। इसीलिए हम लोगों को हमारा जितना भी वोट है एक तरफा, और पूरे जितने तादाद में हमारे वोट है 100 से 100% को हम लोग को वोटिंग करने की कोशिश करना चाहिए। मुझे पता है कि एक तरफा वोट अगर गिरेगा तो हमारा कैंडिडेट हर जगह जीतेगा। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, अगर हम एक तरफा वोट देंगे तो हम वो कैंडिडेट को जिता पाएंगे। पिछली बार गुलबर्गा नॉर्थ से एक तरफा वोट मिला था, 27,000 का मुझे लगता है लीड मिला था। मैं डेटा उस टाइम पे भी चेक किया, अभी भी बहुत सारे हमारे यहाँ जिम्मेदार अफसर हैं कांग्रेस पार्टी में, उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो उनसे हम एनालिसिस कर रहे थे, तो हम लोग को लग रहा था अगर हम लोग पूरी ताकत में, फुल स्ट्रेंथ में अगर वोटिंग करेंगे तो सिर्फ गुलबर्गा नॉर्थ से 40,000 से ज्यादा हम लोग जो है मेजोरिटी हम देने में कामयाब हो पाएंगे। 40,000 से ज्यादा हम दे पाएंगे। अगर यहाँ से 40,000 होगा और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे वोट अच्छे से कांग्रेस के फेवर में जाएंगे, कहीं इधर कम सरस दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हो भी जाए तो जब सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट को मिलाए जाएंगे तो जीत हमारी होगी। जो हमारे कैंडिडेट है राधा कृष्णा साहब, मैं जब एमपी नहीं था उसके बहुत पहले से, मैं जब यूथ कांग्रेस का नेशनल ऑफिसर हुआ करता था, जब से मेरे ताल्लुकात हैं उनसे, जब से हम लोग मिलते रहते हैं, और जिस तरीके की सर्विस वो देते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो कैसा हो, किसको कैसा मदद कर रहे हैं और किसको मदद कर रहे हैं। वो किसी को बोलते भी नहीं कैसा वो मदद कर रहे हैं और किसको मदद कर रहे हैं। सारे ऑफिसर्स बैंगलोर में, सारे ऑफिसर्स गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, उनके ऑफिसर्स उनके दोस्त हैं। कर्नाटका में कहीं पे भी काम हो आपका, अगर उनके पास जाते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपका काम करा के दें। वो जब उनको टिकट दी जा रही थी तो मजाक में मुझे कह रहे थे मैं तो नेता नहीं हूं, मैं कैसा जाके वोट पूछूंगा। बोले आपको वोट पूछने की जरूरत नहीं, गुलबर्गा की आवाम को पता है कि ऑलरेडी आप उनको जिताने के पहले आप इतना काम कर चुके हैं कि आप सिर्फ आपको वोट देके जिताना बाकी है। तो ऐसे एक सज्जन आदमी को, ऐसे एक हंसमुख आदमी को, ऐसे एक कैंडिडेट जो सिर्फ सर्विस में यकीन रखता है, मुझे लगता है कि ऐसे आदमी को पार्लियामेंट में भेजना बहुत जरूरी है और पार्लियामेंट में इनकी जगह है। आप अगर एक तरफा वोट करके उस दिन थोड़ा टाइम निकाल के जाके वोट करेंगे तो राधा कृष्णा साहब को कामयाब करने में कामयाब हो सकेंगे, वो होंगे, और हम लोग तमाम लोग फिर से वापस गुलबर्गा में कांग्रेस का झंडा फहराने में कामयाब होंगे। पिछली बार का एक्सपीरियंस हम तमाम लोगों को है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बारे में मैं कुछ बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मैं बल्लारी से आता हूँ, गुलबर्गा भी पिछले 40-45 साल से मेरा आना जाना है।
गुलबर्गा का जब जो हाल था, आज जो गुलबर्गा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप बल्लारी जाके देखिए, आप कोप्पल जाके देखिए, रायचूर जाके देखिए, उधर के डिस्ट्रिक्ट देखिए और गुलबर्गा से कंपेयर कीजिए। इतने यूनिवर्सिटीज गुलबर्गा में। हम लोग जो है कभी कभी कहते हैं कि आप सारा जितना यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, जितने बिल्डिंग्स, जितने ऑफिसर्स होते हैं, आप सब सारा ले जाके गुलबर्गा में बना देते करके हम लोग बोलते रहते हैं। खरगे साहब, इतना काम करने के बावजूद भी पिछली बार हार का सामना करना पड़ा उनको। बहुत सारे लोग बहुत सारे उसे रीजंस देते हैं, लेकिन क्योंकि मैं राज्यसभा में था, मैं देखता था, उनके साथ रहता था, जिस तरह से ये मोदी को टक्कर देते थे। जब ये लोकसभा में, जब हमारी सरकार गई, लोकसभा में जब लीडर ऑफ अपोजिशन ये थे, जिस तरह से मोदी को टक्कर देते थे, जिस तरह से मोदी की आंखों में आंख डाल के खड़े रहते थे, जिस तरह से ये कांग्रेस पार्टी को और अपोजिशन पार्टीज को लीड करते थे, इससे नरेंद्र मोदी बहुत अनकंफर्टेबल होते थे। उन लोगों ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था, खरगे साहब अब इतना बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं अगली बार आप हाउस में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, साजिशें की, पैसा इतना बहा पिछले इलेक्शन में, और वो पूरी कोशिश करके वो कामयाब हुए खरगे साहब को हराने में। लेकिन मुझे लगता है कि जितने लोगों से मेरी मुलाकात होती है, बहुत सारे गुलबर्गा के लिए लोग मुझे बैंगलोर में मिलते हैं, दिल्ली में मिलते हैं, सबको पछतावा है, हर जात के आदमी को पछतावा है। सारे लोग ये कहते हैं कि इतनी बड़ी सर्विस, 50 साल से ज्यादा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लगातार जो जीतते रहे, वैसे शख्स को हराना नहीं चाहे था करके, उसके बावजूद दिल पे नहीं लिए खरगे साहब। आज भी राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन जब बन के आए, ये पिछले तीन साल पहले जब राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बन के आए, उसी तेवर के साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार राज्यसभा में खड़े रहे। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के जितने अपोजिशन के मेंबर्स थे, उनको साथ में लाना, एकजुट करने का काम इन्होंने किया। इंडिया अलायंस, अगर आप देश में इंडिया अलायंस बना है, अपोजिशन पार्टीज एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे अगर आए हैं, मोदी को हराने, भाजपा को हराने, उनके मंसूबों को हराने के लिए ये प्लेटफॉर्म पे आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की कोशिश की वजह से वो सारे प्लेटफॉर्म पे आए। तो इसलिए आज जरूरी है, पिछली बार जिस तरह से इनको टारगेट किया गया था, उसी तरह का टारगेट इस बार भी हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इस बार भी वो टारगेट हो रहा है। वो आज टारगेट राधा कृष्णा को नहीं कर रहे हैं, राधा कृष्णा साहब को वो टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो टारगेट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को करना चाह रहे हैं। एक आवाज जो पूरे हिंदुस्तान में ऐसे नाजुक दौर पे जो उठ के खड़ी हुई है, जो हिस्ट्री की किताबों से खोद के निकाल के स्टेटमेंट देते हैं, जो उनके हर बयान पे इनका जो काउंटर बयान आता है, देखिए वो हर किसी को टिप्पणी करते हैं, हर किसी के बयान पे भारतीय जनता पार्टी वापस जवाब देती है। लेकिन मैंने देखा है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब पार्लियामेंट के अंदर भी खड़े होते हैं और पार्लियामेंट के बाहर भी जब बोलते हैं, इनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल नहीं पाते, क्योंकि खड़गे साहब, मैं देखता हूं कि रात के 12 बजे 1 बजे तक अपने ऑफिसर्स को, अपनी टीम को लेके हिस्ट्री के पन्नों में से निकाल के लेके आके उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। तो ऐसे एक शख्स को टारगेट करके फिर दोबारा उनकी अपनी जमीन में हराने की आज कोशिश चल रही है, एक साजिश चल रही है। तो आप लोग ऐसे टाइम पे, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, ऐसे टाइम पे हमारी जिम्मेवारी बनती है, एक शख्स जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, एक शख्स जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, एक शख्स जो इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो वैसे आदमी को, वैसे शख्स को हम लोगों को अनकंडीशनली सपोर्ट करके उस दिन जाके सारे लोगों को वोट करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा बोलना चाहता हूं कि क्या होता है, कैसा टारगेट किसको किया जाता है, कैसे जो है कॉन्स्पिरेसीज होते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। इतना ही आप लोगों को कहूंगा फिर से एक बार, फेज 1, फेज 2 2 इलेक्शन भी हैं। कल भी मैं एक मीटिंग में, पल्लू मीटिंग में बता रहा था, पहले फेज में 102 सीटों पे चुनाव हुआ है, दूसरी फेज में 88 सीटों पे चुनाव हुआ, दो भी मिला के 190 सीटों पे चुनाव हुआ। पहले फेज में हम लोगों का फीडबैक है, हमारे सर्वे रिपोर्ट्स कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी ये पता है कि हमारा फीडबैक जो है उसके हिसाब से पहले फेज में 70% से ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस को जा रहे हैं, 70% से ज्यादा सीटें। मैं तो
एक एक स्टेट में कितना सीटों पे इलेक्शन हुआ है, कितना इंडिया गठबंधन जीत रही, कितना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस जीत रहे, मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरे फेज में 65% से ज्यादा, 88 सीट में 65% से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। ये जो बयानबाजी आज जो हो रही है, जो नरेंद्र मोदी लगातार फिर से पुराने अपने टैक्टिक्स पे जो चलना शुरू कर दिए, पोलराइज करना, कम्युनलिज्म फैलाना, समाज को डिवाइड करके जो वोट लेना, ये जो फिर से शुरू हो गया, जो मुसलमानों की बात करने लगी है, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों फेसेस में इलेक्शन उनके खिलाफ गया है, हमारे कैंडिडेट ज्यादा उसमें जीतने वाले हैं, इसीलिए वो दोबारा अपने लाइन पे आ गए। हम लोग उनको जवाब दे सकते हैं। हम लोगों ने मैनिफेस्टो की कॉपी वहां पहुंचा दी है, हम लोगों ने उनके मंगलसूत्र का जवाब दिया है, हम लोगों ने पिछले बार के मैनिफेस्टो वहां पहुंचाई है, हम लोगों ने उन्होंने क्या क्या किया, उनके क्या बयान थे, वो सब हम लोगों ने बताए। लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूं नरेंद्र मोदी एक तरफ, जेपी नड्डा एक तरफ, अनुराग ठाकुर एक तरफ, योगी आदित्यनाथ एक तरफ, सारे लोग अब शुरू हो गए हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। वो हिंदू मुसलमान के नाम पे कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को हराना चाहते। तो ऐसे टाइम पे हम लोग को क्या करना है? ऐसे टाइम पे हम लोगों को, सारे लोगों को एकजुट होके फिर से एक बार हम लोगों को खड़े होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के साथ में, ताकि जो है हमारा कैंडिडेट जीते। एक एक कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है, एक एक कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है। और आज हम रिपोर्ट कर्नाटका की ले रहे थे, तो पहले 14 जो सीट में, उसमें हम लोग 8-9 में हम लोग जीतने जा रहे हैं। अभी दूसरे फेज में जो 14 में इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें भी 8-9 सीट पे हम लोग आगे हैं। गुलबर्गा में भी हमें जो अभी सर्वे रिपोर्ट मिला है, गुलबर्गा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हम लोग थोड़ा आगे, 2% 3% से आगे हैं। अगर उसको हम लोग पूरे तरीके से गारंटी करना चाह रहे हैं, पूरे तरीके से हम लोग चाह रहे हैं कि ये सीट हम जिताएं, तो हम लोगों को फिर से एक बार 7 तारीख को सवेरे सवेरे उठ के पहले काम जाकर अपना वोट देकर बाकी का दूसरा काम हम करें। ये अच्छे दिन तो आपके भक्तों को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटाओ। आप सब लोगों को पता है कि आज हमारे मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। हमारे मुल्क के आईन को बदलना चाहती है बीजेपी। बीजेपी के नेता कहते हैं कि अब की बार 400 पार। क्या आपको पता है कि वो 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हैं? उन्हें आज जो बिल्स हमारे खिलाफ जाती हैं और जो कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में, वो लोकसभा में तो पास हो जाती है, मगर राज्यसभा में बीजेपी के सांसद मेजोरिटी में नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वहां भी उनके सांसद आ जाएं, तो उसी वजह से वो 400 पार की उम्मीद लगा बैठे हैं। तो तब अगर आप साथ दें सब, तो 400 पार तो दूर, 150 पार भी करना मुश्किल है। वो तब अगर आप माफ करना, और हमारे आइन को वो लोग जो बदलना चाहते हैं, वो उसी वजह से इनकी बदनीयती है कि मुसलमानों को उनके हुकूक से छीन लिया जाए, जो हम उनको करने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। आज हमको उस आइन पे नाज है, उस पर फख्र है। हमारा हक इस मुल्क पे जो आज है वो उस बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन की वजह से है, क्योंकि वो नहीं होता तो बहुत कुछ अलग होता। महंगाई आज बहुत उरूज पे है। रोजमर्रा की चीजें, पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊपर जा रही है, जिसका सीधा असर आप आम जनता को उठाना पड़ रहा है। बीजेपी जितने वायदे किए, 2 करोड़ नौकरियों के, 15 लाख हर अकाउंट में, हर इंसान के, हर फर्द के अकाउंट में जमा करेंगे, सबका साथ सबका विकास, जैसे कई और भी चीजें हैं, वो कहीं मुल्क में नजर नहीं आती। इसके बजाय सिर्फ नफरत और धर्म की राजनीति नजर आती है, जो इस मुल्क की खूबसूरती और एकता को खराब करती नजर आ रही है, जिससे हर हिंदुस्तानी को अपने ऊपर हावी होने से रोकना चाहिए। जिस तरह इस मुल्क की खूबसूरती में गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, वो हमको कायम रखना बहुत जरूरी है। आज यहाँ कई ताजिर हजरात भी मौजूद है,
आप बताइए, हम सब मिलकर बाजारों में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं, अगर ये नहीं होगा तो क्या हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को धक्का नहीं पहुंचेगा? ये सोचने वाली बात है। आज बीजेपी के मंच से खुलकर मुसलमानों को बुरा भला कहा जा रहा है, जिससे मुसलमानों के दिलों में तकलीफ हो रही है। इसका जवाब आप सिर्फ 7 मई को वोटिंग करके देना होगा। गुलबर्गा की अगर मैं बात करूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो गुलबर्गा को डेवलप किया है, उनके कई काम हैं, जिसमें से मैं कुछ गिनाना चाहूंगा, जैसा कि 371J, जिसकी वजह से हम सबको रिजर्वेशन एजुकेशन में नौकरियों में मिलता है। ESI हॉस्पिटल है, फिदवाई हॉस्पिटल है, जयदेवा हॉस्पिटल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गुलबर्गा एयरपोर्ट है, गुलबर्गा बिदर रेलवे लाइन है, और भी कई चीजें हैं जो उन्होंने हमको दिया है। आज हमारी बारी है कि हम उनको उसके बदले हम उनको वोट देकर उनको कामयाब करें। कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो उनके जो गारंटीज है, जैसा कि आप असेंबली इलेक्शन में भी जो गारंटीज किए गए थे वो पूरे कर दिए गए हैं, उसी तरह अगर सरकार हिंदुस्तान की कांग्रेस बनाती है तो उसमें से कुछ अहम मैंने निकाले हैं गारंटीज जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। वो ये है कि संविधान तो महफूज हो जाएगा, ये 30 लाख नौकरियां जो खाली हैं वो भर दी जाएंगी, 1 लाख रुपये हर साल गरीब घर की महिला को उनके खाते में जमा किए जाएंगे, हर एजुकेटेड यूथ को पहला जॉब मिलेगा, किसानों के कई कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, MSP को बढ़ाया जाएगा, 400 रुपये पर डे मिनिमम वेज लागू कर दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात GST बेहतर हो जाएगा। बीजेपी ने तो बस हमें तकलीफ दी है, लव जिहाद, घर वापसी, हलाल, कट, अज़ां, हिजाब, NRC, CA, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कई चीजों से एक समुदाय के लोगों को तकलीफ दी। तो आपको तय करना है और कांग्रेस का साथ देना है। आप सभी से मेरी अपील है कि 7 मई को आप अपने घरों से निकलें और राधा कृष्ण साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करें, ताकि गुलबर्गा में जो माहौल आज भी बाकी है, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा जो बाकी है वो हमेशा कायम रहे। तो इंशाल्लाह हम राधा कृष्ण साहब के लिए अपील करते हैं कि आप लोग उन्हें वोट करें और कामयाब करें। बस मैं एक शेर कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ऐसे मुद्दे, ऐसे मसाइल कभी कोई इलेक्शन में नहीं आए थे जो ये इलेक्शन में किए जा रहे हैं। अगर आप पिछले 10 साल की ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को देखेंगे तो 10 साल में जो नाइंसाफियां हुई, जो दस्तूर हिंद को बार बार खत्म करने की कोशिशें की गई, जितने भी कवानीन बने उन तमाम कवानीन में दस्तूर हिंद के साथ छेड़छाड़ की गई। और इन 10 सालों में जो हमारी जमहूरियत है, जो जमहूरियत हमारे देश की बुनियाद है, क्या जमहूरियत है, यहाँ पर पूरे जिम्मेदारान बैठे हुए हैं। जमहूरियत, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी 4 पिल्लरों पर खड़ी है जिसकी बुनियादें 4 है। एक बुनियाद यह है कि जुडिशरी सिस्टम, हमारा अदलिया का जो सिस्टम है, जमहूरियत की एक बुनियाद है। जो अदालतों में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की मुसलसिल मुदाखलत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि आज इंडियन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, आज दस्तूर हिंद खतरे में है। कौन कह रहे हैं? हिंदुस्तान के जजेस आकर, बाहर आकर कह रहे हैं, मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं जो दस्तूर, जो जमहूरियत का सुतून है, पिल्लर है। दूसरा पिल्लर क्या है? लेजिस्लेचर है, जो मुंतखब करते हैं, हम अपने MP MLAs को मुंतखब करते हैं, वो डेमोक्रेसी का दूसरा पिल्लर है। वो दूसरे पिल्लर को भारतीय जनता पार्टी करप्शन लेकर नाजायज तरीके से खरीद कर हुकूमतों को गिरा रही है, चाहे वो महाराष्ट्र की हुकूमत हो या फिर कर्नाटका की हुकूमत हो। ये डेमोक्रेसी का दूसरा पिल्लर हमारे मुंतखब करता हुआ नुमाइंदे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है, खरीद कर हुकूमतें गिरा रही है नाजायज तरीके से। फिर तीसरा क्या है?
एग्जीक्यूटिव है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, आज वो ऑफिसर्स एजेंसीज क्या काम कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो या सीबीआई हो, ये लोगों का काम क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलेगा उसे नोटिस आएंगी। अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो वॉशिंग मशीन में धुलकर बाहर वो ऑनेस्ट ईमानदार नेता बनकर निकलेगा, अगर नहीं तो कांग्रेस में ही रहा तो उसका मुकद्दर जेल बन जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला गया, जिसकी बुनियाद ईमानदारी पे है उसे करप्शन चार्जेस में जेल में डाला गया। यह तीसरी डेमोक्रेसी जो एग्जीक्यूटिव है जिसका इस्तेमाल बीजेपी इस तरीके से कर रही है। चौथा पिलर डेमोक्रेसी का क्या है? चौथा पिलर डेमोक्रेसी का मीडिया है। जो मीडिया पिछले 10 साल से दिन को रात, रात को दिन बनाने में बिल्कुल मसरूफ है, जिसे गोदी मीडिया हमारा कहते हैं। ये 4 बुनियादों को भारतीय जनता पार्टी इस देश की 4 बुनियादों को हिला दे रही है, खत्म कर दे रही है, क्योंकि ये चाहती है कि हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म कर दिया जाए। वो इसलिए खत्म किया जाए क्योंकि आपको संविधान वोट डालने का अधिकार देता है, हमें अपने मजहब पर चलने का इख्तियार देता है, हमें अपने मर्जी के मुताबिक खाने पीने की इजाजत देता है, हमें अपने मुस्लिम पर्सनल लॉज पर चलने की इजाजत देता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यह संविधान को ही खत्म कर दिया जाए, बल्कि सुना जाता है कि उन्होंने, आरएसएस ने एक नया संविधान लिख चुके हैं, इसीलिए 400 पार कह रहे हैं। 400 पार कर क्या करना चाहते हैं? ये वही करना चाहते हैं कि ये इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस जमहूरियत को खत्म करना चाहते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। आज से 1 साल पहले कर्नाटका में हमने क्या क्या नहीं सुना। कभी अजान पर पाबंदी की बात सुनी, तब कभी खाने पीने पर पाबंदी की बात सुनी, कभी झटका कट, कभी हलाल कट, कभी हमारी बच्चियां, हमारी बहनें जो हिजाब पहनकर कॉलेजेस में इल्म हासिल करने जाती थी, उनको भी मायूस करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए हिजाब का इशू उठाया गया। आज साल भर से, जब से आपने 23 में कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार पर लाया है, तब से बात क्या चल रही है कर्नाटका में गारंटीज की बात चल रही है, स्कॉलरशिप की बात चल रही है, डेवलपमेंट की बात चल रही है, सुकून, अमन और अमान, भाईचारे की बात चल रही है। ये आपने 23 में जो इख्तियार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने आपको जो दिया, उसका आपने सही इस्तेमाल किया। 23 में कांग्रेस पार्टी को आपने अधिकार में लाया, इख्तियार में लाया, उसकी वजह से 9 महीने पर जो 5 गारंटियां की बात कही गई थी, वो गारंटियों को जमीन पर इंप्लीमेंट किया गया है। तमाम मुस्ताक लोगों के पास वो 5 गारंटियां जा रही है। हमारे लीडर्स 5 गारंटीज के ताल्लुक से आपको मजीद बताएंगे, और भी 25 गारंटियां लाए हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी, सबसे बड़ी गारंटी कांग्रेस पार्टी ये दे रही है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सबसे बड़ी गारंटी ये दे रहे हैं, पूरे देश में घूम कर, हर एक रियासत में जाकर इस बात की गारंटी दे रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी को अपनी दुआओं से नवाजिए, आप कांग्रेस पार्टी को आपके वोट दीजिए, तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे। इस बात की गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है। यह बहुत बड़ी गारंटी है। और राहुल गांधी पूरे देश भर में फिरकर उस बात की गारंटी दे रहे हैं जो माहौल को पिछले 10 साल में जहरीला बना दिया गया, नफरतों का बाजार गर्म किया गया। उन नफरतों के बाजार में राहुल गांधी जी इस बात की गारंटी दे रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी को जिताइए, फिर से मोहब्बतों का बाजार, मोहब्बतों की दुकान खोली जाएगी। अगर माहौल जहरीला हो जाए, तो हर जानो बदन को खतरा है। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। माली खुद फूलों को नोच डाले, उस चमन को खतरा है। माली, आज हिंदुस्तान का माली कौन है? हिंदुस्तान ये एक बगीचे की तरह है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई फूलों की तरह रहते हैं। उन फूलों को नोचा जा रहा है। माली खुद फूलों को नोच दे, वो चमन को खतरा है। औलाद अगर निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार अगर निकम्मी हो जाए तो इस वतन को खतरा है। आज वतन को खतरा है, वतन को बचाने की जरूरत है। आप वतन को बचाने के लिए, आपके आबा और अजदाद ने इस वतन को आजाद कराने के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी, इज्जत और आबरू की कुर्बानी दी। आज वही वतन को बचाने के लिए सिर्फ आपको एक वोट का इस्तेमाल करना है।
और आप भी कर सकते हैं। आपको अपने हर एक एरिया में जाकर पूरे ताल्लुकात से यहाँ पर जिम्मेदारान ने लोगों को जमाया है। आपकी ये जिम्मेदारी है कि पूरे ताल्लुकात में जाइए, जाकर इस बात का ऐलान कीजिए कि हमारे आबा और अजदाद ने इस देश को आजाद किया, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने इस देश को आजाद किया, आज इस देश को बचाने की जरूरत है। वरना अगर हम उठेंगे नहीं, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या पोलिंग होती है हमारी 50%, 60%, इतने सारे बयानात उलमा इकराम अल्लाह ताला उनके इस खिदमत को कबूल करे। उलमा इकराम रोडों पे आके वोटों की अपील कर रहे हैं, कभी ऐसा माहौल नहीं देखा गया। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हर समाज के, हर धर्म के वोट लेने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आज हर समाज के वोट ले रही है, हर धर्म के वोट ले रहे हैं। अगर हमारा परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ जाएगा तो मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूं कि राधा कृष्ण साहब जो एक बेहतरीन आदमी है, जो गुलबर्गा के डेवलपमेंट में पिछले 40 साल से खरगे साहब के पीछे बैठकर काम करते रहे, आज वो सामने आए हैं। खामोश खिदमत गुजार थे, आज जरूरत पड़ी तो हमारे सामने आए हैं, सामने आकर खिदमत कर रहे हैं। खरगे साहब पूरे देश में दस्तूर-ए-हिंद को बचाने की काम कर रहे हैं। राधा कृष्ण साहब आपके सामने आकर वोट पूछ रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि अगर आप आपके वोट का एक वोट का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के हक में करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी का खात्मा यहां से जरूर होगा। बहुत सारे लोग बात करने वाले हैं, तो बस इस बात का मैं आखिर में इन जुमलों के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है। जहां हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है। इस जुल्म वाले निजाम को अपने वोट के जरिए से खत्म करना है और कांग्रेस पार्टी को जिताकर यहाँ पर मोहतरमा के हाथ को मजबूत करना है, खरगे साहब के हाथ को मजबूत करना है। राधा कृष्ण साहब की जीत आपकी जीत है, इस दस्तूर-ए-हिंद की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पर बुलाया गया और कुछ कहने का मौका दिया। जिम्मेदारान को मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत जिसको मैं आप तक पेश करूंगा। मुल्की मसाइल में सबसे पहला मसला ये है कि जो भी हुक्मरान हमारी तरफ से मुकर्रर किए जाए, इस मुल्क में नफरत को कम करने के तरीके को इख्तियार करें कि मुल्क में नफरत कैसे कम हो सकती है। लोग मुल्क में नफरत पैदा करने के लिए फिल्में बना रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं और बड़े बड़े मीडिया पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान मुकर्रर होकर आएंगे उनका पहला काम होगा कि नफरत को कम करने के लिए हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, कितने असबाब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुल्की हुक्मरानों की जिम्मेदारी होगी। हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम को डिवाइड करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, आपस में एक साथ मिलकर जीने की, रहने की आदत बनाए, इसलिए कि उनके काम को कभी भी तकवीत ना मिले। गैर मुस्लिम के साथ तालमेल का ताल्लुक, लेन देन को बढ़ावा दें। वो अगर ऐलान करते हैं कि मुस्लिमों से कोई लेन देन ना करें, हम कहें कि हम आपके साथ लेन देन बढ़ाते हैं। नफरत को कम करने का हमारा और आपका अमल ये होगा। हुक्मरानों का अमल ये है कि वो नफरत को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक मुल्की सतह का एक कानून भी और उसके साथ साथ उसका इस्तेमाल भी। दूसरी सूरत यह है कि जमहूरियत के जो पाए हैं वो कमजोर हो रहे हैं और कानून बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे मुल्क जमहूरी दस्तूर में, लेकिन उसको कमजोर किया जा रहा है। कमजोर इस तरह से किया जा रहा है कि उस पर अमल नहीं किया जा रहा। हम और आप जानते हैं, जब किसी स्कूल या कॉलेज में कोई कानून लगाया जाता है और उस कानून को टीचर या स्टूडेंट फॉलो नहीं करते हैं तो वो कानून कमजोर माना जाता है। इसी तरह हमारे मुल्क जमहूरियत में बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं, उस कानून को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। एक आदमी तकरीर करता है और नफरत फैलाने की कोशिश करता है तो उसको माफ कर दिया जाता है और दूसरे को सिर्फ एक शेर पढ़ने पर अंदर कर दिया जाता है। तो ये जो होता है, इस सूरत में जब अमल नहीं किया जाता तो मुल्क के दस्तूर की कमजोरी महसूस होने लगती है कि ये अमल नहीं करा रहे। तो पहला काम नफरत को कम करना, दूसरा जमहूरियत के पाए को मजबूत करना और तीसरा काम ये है कि हम बहैसियत मुसलमान इस मुल्क के कानून पर अहद लेते हैं। हमारा वोट देना इस मुल्क के कानून पर अहद लेने के बराबर है। हम इस दस्तूर को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, दस्तूर को मानते हैं, इसके साथ साथ दोनों कानून पर अमल करते हैं। लेकिन इस्लाम पर मुख्तलिफ किस्म की आंच जब आती है तो इस मुस्लिम परसनल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये तीन बातें
बुनियादी तौर पर हमारे मुल्की और मिल्ली मसाइल हैं। एक, नफरत को कम करना, जमहूरियत के पाए को मजबूत करना, और तीसरा, मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात को फराहम करना। मैं सिर्फ मुस्लिम को नहीं कहता, बल्कि जितने भी मज़ाहिब हैं इस मुल्क में, जो दस्तूर में उसकी हिफाजत की जमानत दी गई है, उसकी हिफाजत हर मुल्क के बाशिंदे के साथ साथ हुक्मरान को भी करना चाहिए। ये 3 मुल्की सतह के मसाइल हैं जो रियासती सतह से लेकर मुल्क के अंदर होनी चाहिए। खुसूसन इस रियासत के मसाइल को भी हमारे मौजूदा हुकूमत ने नजरअंदाज किया। गुज़िश्ता साल कर्नाटक में कहर साली बढ़ गई, जिसमें किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके मुतालिक जब हमारी रियासती हुकूमत नुमाइंदगी करती है तो वहां से सुस्ती बरती जाती है। फिर बहुत इसरार करने के बाद जब किसानों को उसके मुआवजे देने के लिए बहुत कोशिश की जाती है तो ऊंट के मुंह में जीरे के तहत कुछ दिया जाता है। ये एक हमारी सेंट्रल हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ी गफलत जो हमारी रियासत के साथ किया गया है। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। आने वाले दौर में तब्दीली लाने के लिए हमें और आपको वोट का इस्तेमाल करना होगा। क्या आप और हम इस चीज के लिए तैयार हैं कि आने वाले महीने की 7 तारीख को मुकम्मल 100% वोट करेंगे? आवाज के साथ साथ मैं हाथ उठाने की गुजारिश करूंगा। एनजीओज हैं और तमाम लोग जो है, वहां तक ये बात आम की जाए कि वोटिंग परसेंटेज को हम किस तरह से बढ़ाया जाए। इसमें हमारा बेहतरीन सोर्स है कि हमारे उलमाए किराम जो मसाजिद में नमाज पढ़ाते हैं, उनके ज़रिए से हमें कम से कम हर एरिया में 2-3 पोलिंग बूथ हमको मिलते हैं। उनके ज़रिए से एक बड़ा काम होता है। तो हमने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया कि तमाम उलमाए किराम को जो है गुलबर्गा शहर में बुलाकर उनको ये जहन दिया जाए कि भाई हर किसी को जो है वोट डालना ये हमारा दस्तूर आइन बचाने के लिए बहुत कारीगर और बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो है ये प्रोग्राम का जो है इनेकाद किया गया है। हमारी तमाम रज़ा एकेडमी और जितने भी तंजीमें हैं जुड़कर पूरे उलमाए किराम को ताल्लुकात से बुलाकर यहाँ पर हम बुलाए हैं। बुलाने का मकसद यही है कि आप लोग जो है अपने अपने मसाजिद हो या मदारिस हो और या अपने ऑर्गेनाइजेशन से 7 तारीख को हर फर्द अपना फर्ज समझकर घर घर जाकर वोट दिलाने की और परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर हम वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे तो वो एक ऐसी ताकत के शक्ल में वो सामने आएगा कि आने वाले वक्त में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब तमाम लोगों की हिफाजत होगी। इस हिफाजत की ज़िम्मन हम जो है हमारे यहाँ के नॉर्थ के गुलबर्गा के कैंडिडेट राधा कृष्ण साहब को इसके ताकतवर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50, 60, 70 और 75 के दरमियान है। उसको हम 80 और 85 के लेवल में लेके जाना है। तो मैं तमाम ताल्लुकात से आईएस वालों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए तमाम उलमाए किराम, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम तंजीमें मिलकर साथ दे और 7 तारीख को घर घर जाकर चेक करे और तमाम अपने घरों में भी पहले चेक कर ले कि भाई मेरे पास 5 वोट हैं तो 5 वोट पड़े या नहीं पड़े, 5 वोट डाले क्या नहीं डाले, कास्ट किए क्या नहीं किए, बहुत जरूरी है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये 7 तारीख को अपना वोट डालकर अपनी ताकत बताइए और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी को वोट डालकर ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत और हमारे लोगों का तमाम ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए तवज्जो दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।